कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि यूपी जुडिशरी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग ने जो शुरू किया है वो यूपी जुडिशरी की हम सीरीज़ स्टार्ट करी है यूपी जुडिशरी के एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो इसमें फ़र्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ जो कि आईपीसी में जो केसेस पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग। और आज जो हम आईपीसी में जो सीरीज़ में डाल रही हूँ वो उन क्वेश्चन के रिगार्डिंग है जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमेशा पूछे जाते हैं, पेपर में आते हैं। और बहुत शॉर्ट तरीके में हम आईपीसी को ख़त्म करेंगे जिसमें आपका 99% आईपीसी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसे डिटेल में थोड़ा और डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी का जो वीडियो है बहुत शॉर्ट वे में मैं इसको कवर करा रही हूँ। तो और इसका पीडीएफ भी मैं इसमें जो है उसको डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके नोट डाउन कर सकते हैं और जब आपके एग्ज़ाम हो तो उसको एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहला कि भारतीय दंड संहिता की जो अधिनियम संख्या है वो क्या है। तो संख्या देखिए 45 है, 45 है, ठीक है। उसके बाद कि भारतीय दंड संहिता का उद्देशिका क्या है। तो भारतीय दंड संहिता की जो उद्देशिका है वो है भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना, ठीक है। उसके बाद आता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की ग्रहण तिथि क्या है, यानी कब अडॉप्ट किया गया। तो 6 अक्टूबर 1860 को ये अडॉप्ट किया गया। भारतीय दंड संहिता प्रवर्तन कब हुई, कब लागू हुई। तो 1 जनवरी 1862, यानी अडॉप्ट किया गया 6 अक्टूबर 1860 को और 1 जनवरी 1862 को इसे लागू किया गया। इसमें कितनी धाराएं हैं आप सबको पता होगा, 511 धाराएं हैं। चैप्टर इसमें 23 हैं, ठीक है, 23 अध्याय हैं। धारा 1 के अनुसार जो आईपीसी है वो पूरे इंडिया पर लागू होती है। पहले जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पे भी लागू होती है। और जम्मू कश्मीर पे कब से अप्लाई होनी शुरू हो गई, 31 अक्टूबर 2019 के, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि धारा 1 के अनुसार आईपीसी का जो नाम है वो भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और कहाँ फैला हुआ है, वो पूरे भारत पे फैला हुआ है, ठीक है, पूरे भारत में अप्लाई होगा। उसके बाद है कि कौन सा सामान्यता अपराध का आवश्यक तत्व है, यानी कि जो अपराध के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो मानव यानी मनुष्य, दुराशय, मेंस रिया होना जरूरी है, आपराधिक कृत्य यानी जो एक्टस रिया यानी जो क्रिमिनल अटेम्प्ट होना बहुत ज़रूरी है, एक्टस रिया कह सकते हैं। और चौथा है आपका क्षति यानी कि इंजरी होना ज़रूरी है। यानी तो हम इसको कुल मिला के ऐसे कहेंगे कि अपराध के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो अपराध के आवश्यक तत्व होते हैं 4, मानव, दुराशय, आपराधिक कृत्य और क्षति, यानी कि ह्यूमन बींग्स, मेंस रिया, एक्टस रिया और इंजरी, ठीक है। कौन सा समानता अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। तो हेतु यानी मोटिव जो होता है वो अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं, ठीक है, हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को जो वीडियो में बता रही हूँ उसको सुन भी लीजिएगा और पीडीएफ भी बना के डाल दूंगी, उसको आप लिंक शेयर कर दूंगी, उसको खोल के आप वहाँ से नोट डाउन करके पढ़ सकते हैं या फिर लिख के देख सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए अब है प्राइवेट संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु करने तक कब हो जाता है। तो कब हो जाता है, जब लूट हुई हो, लूट होने की आशंका हो, ठीक है, रात्रि गृह भेदन हो यानी कि नाइट ट्रेसपास हो, होम ट्रेसपास, या फिर अग्नि द्वारा दृष्टि यानी मिसचीफ हो, किसके द्वारा, फायर के द्वारा, जो किसी निर्माण में यानी किसी बना हुआ है, कोई काम बन रहा है और उसमें कोई आग से किसी तरीके का मिसचीफ करता है। उसके बाद चोरी, ठीक है, रिष्टी या गृह अतिचार यानी होम ट्रेसपास, जो कि ऐसी परिस्थिति में किया गया है जिससे यह आशंका कारित हो रही है कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं की जाती तो मृत्यु या घोरोपति हो सकती थी, या तो डेथ हो जाती या फिर ग्रीवियस इंजरी हो जाती, हर्ट हो जाता, ठीक है। बलात्संग के पीड़ित का परिचय प्रकटन किस धारा में दंडनीय है, यानी कि अगर किसी के साथ रेप हुआ है, विक्टिम का अगर कहीं डिस्क्लोज कर दिया था, उसके आइडेंटिफाई को कहीं डिस्क्लोज कर दिया जाता है तो वो उस पर कौन सी धारा लगेगी, धारा 228 के अंतर्गत ये आता है, ठीक है,
जैसे कि आप सबको पता है कि कोई रेप विक्टिम होती है तो आप देखना कभी भी कोई न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल पे आता है तो उसके नाम को बदल दिया जाता है, प्लेस बदल दिया जाता है बहुत बार। जैसे आप किसी क्राइम सीरीज़ को देखें तो आपको पता है ये क्राइम तो हुआ है, लेकिन उसका क्या करेंगे, नाम बदल देंगे और उसका प्लेस बदल देंगे। तो उसका रीज़न यही होता है, ठीक है। तो रेप विक्टिम के जो रेप विक्टिम है उसके परिचय को उसको आइडेंटिफाई डिस्क्लोज नहीं किया जाता, और अगर कोई करता है तो वो कौन सा सेक्शन के तहत आता है, 228 के अंतर्गत वो दंडनीय होता है, ठीक है। धारा 30 के अंतर्गत कौन सी चीज मूल्यवान प्रतिभूति है, यानी कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आता है। तो कौन कौन सा आता है, किराया पत्र यानी कि जो रेंट नोट है, दूसरा वचन पत्र यानी जो प्रॉमिसरी नोट है, तीसरा तलाक का विलेख यानी डीड ऑफ डाइवोर्स, ठीक है। उसके बाद है आपका एक क्वेश्चन आता है, एक पुजारी एक लड़के को प्रेत आत्मा यानी भूत छुड़ाने के लिए पीटता है कि भाई उसको लगता है कि इस पे भूत आ गया और पीटने से ये भूत चला जाएगा, लड़के की मृत्यु हो जाती है। तो वो जो पुजारी है, जो पंडित है, वो किस क्राइम के लिए दोषी माना जाएगा, वो सदोष मानव वध के लिए माना जाएगा, ठीक है, यानी कल्पेबल होमिसाइड के लिए। क्यों मर्डर के लिए क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो जब जिस तरह से मार रहा था ये तो पॉसिबिलिटी थी कि हाँ मर जाएगा, लेकिन श्योर नहीं था कि मर ही जाएगा, ठीक है। मार रहा, जरूरी नहीं है मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन मर्डर में पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो बहुत माइनर सा इसमें डिफरेंट होता है। तो जो पुजारी है वो उसको इस इंटेंशन से नहीं मार रहा है कि ये मर जाए, उसकी इंटेंशन क्या है कि भाई इसका भूत उतर जाए, लेकिन वो मारता है और मारने से मर जाता है। लेकिन पुजारी के माइंड में क्या था कि ये मरेगा नहीं, इसका भूत उतर जाएगा, जो उसका आत्मा है जो मान रहा था वो कि वो हट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस पे हत्या न लग के क्या लगा, सदोष मानव वध का चार्ज लगा, ठीक है। धारा 34 के आवश्यक तत्व नहीं है, सामान्य उद्देश्य के अग्सर करने में किया गया कृत्य, यानी कि जो आगे होना है, कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो आगे होना है, तो उस तरह से कोई अगर एक्ट किया जा रहा है तो वो काउंट नहीं होगा 34 के लिए, ठीक है। 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के द्वारा अगर जमाव किया जाता है और सेम उनकी इंटेंशन, उनका जो उद्देश्य है वो सेम है और वहाँ कोई हिंसा की जाती है तो वो क्या कहलाएगा, वो बलवा कहलाएगा, ठीक है। यानी 5 लोग जहाँ इकट्ठा होकर किसी हिंसा का कार्य करते हैं और सबकी जो इंटेंशन है वो सेम है। देखिए एक क्वेश्चन है कि ए भारत में बी को, जो पाकिस्तान का एक विदेशी है, पाकिस्तान में हत्या करने के लिए उकसाता है तो और बी हत्या कर देता है, तो इस मामले में ए किस चीज़ के लिए दोषी पाया जाएगा, हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी। हत्या का चार्ज उस पर नहीं लगेगा, लेकिन उसने हत्या करने के लिए उकसाया बी को और बी ने उसके कहने पे हत्या कर दी, तो बी पे तो मर्डर का चार्ज लगेगा, लेकिन ए पे क्या लगेगा, हत्या के लिए उकसाने का, ठीक है, यानी हत्या के दुष्प्रेरण का चार्ज लगेगा। महिला की लज्जा भंग करने के संबंधी हमला दंडनीय है किसमें, आई धारा 354 में, 354 में महिला की लज्जा भंग करने के संबंधी कोई हमला करता है तो वो 354 में काउंट होती है, ठीक है। दंडिक विधि में अपराध के निकटता का सिद्धांत जिस अपराध के दायित्व को विनिश्चय करने में असंगत है वो कौन सा है, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र, यानी कॉन्स्पिरेसी और अमेंडमेंट, ठीक है। अब देखिए आपराधिक दुर्विनियोग के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, वो ये है कि बी और सी दोनों रेलवे प्लेटफॉर्म पे थे। बी ने इलाहाबाद से दिल्ली का टिकट खरीदा। बी जो अशिक्षित महिला थी यानी पढ़ी लिखी नहीं थी, अपना टिकट सी को दिखाया कि वो देख के बताए कि टिकट सही है या गलत है, लेकिन सी इस बहाने से कि बी का टिकट वापस कर रहा है वो कम दूरी का टिकट दे देता है उसको, बी का टिकट अपने ही पास रख लेता है। तो इस मामले में सी किस चीज़ का दोषी है, आपराधिक दुर्विनियोग का, यानी चीज़ वो किसी और की थी लेकिन उसका बेनिफिट कौन उठा रहा है, सी उठा रहा है, बी का है ना, लेकिन बेनिफिट कौन उठा रहा था, सी उठा रहा था, और लॉस किसको हुआ, बी को हो गया। तो इसमें सी किस चीज़ के लिए दोषी हो गया, आपराधिक दुर्विनियोग का, ठीक है। यानी वो जानता है कि चीज़ इसकी है लेकिन उसके बावजूद वो क्या कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है अपने लिए, वो चोरी नहीं है। चोरी में तो विदाउट सामने वाले की नॉलेज के आप चीज़ चुरा लेते हो, उसको पता नहीं होता उसकी चीज़ चोरी हो गई है ना, उसके पोजीशन से आप बिना उसकी इन्फॉर्मेशन विदाउट उसकी कंसेंट आप हटा लेते हो, तो वहाँ चोरी होती है। लेकिन यहाँ पे चोरी इसलिए नहीं है क्योंकि टिकट बी को मालूम है कि वो सी को दे रही है, लेकिन सी क्या करता, और सी उसकी टिकट लौटा भी देता है लेकिन गलत टिकट लौटा देता है, तो उसमें चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, यानी वो जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है वो बी की नॉलेज में था,
है ना, बी ने ही उसके हाथ में थी, है ना, उसने ज़बरदस्ती तो यानी विदाउट उसकी नॉलेज तो नहीं ले लिया, उसकी नॉलेज में था कि वो उसको दे रही है और उसने उसे वापस कर दिया, तो चोरी नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी चीज़ का इस्तेमाल उसने अपने बेनिफिट के लिए किया, तो इसलिए ये आपराधिक दुर्विनियोग का मामला हुआ। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्रिमिनल मिसप्रोप्रिएशंस कहा जाता है। अब एक है कि बी का कब्जाधीन संपत्ति पे ए चोरी करता है, यानी जो पोजीशन है वो बी का है और ए क्या करता है, उस पर चोरी कर लेता है। और चोरी करते समय ए जो है अपने साथ एक पिस्टल ले जाता है, कि उसे ये लगता है कि अगर बी ने उसे रोका तो वह उस पर हमला करेगा, ताकि वो उसे रोक ना पाए तो उसको हमला कर देगा। ए द्वारा किया गया अपराध आईपीसी में किस धारा से दंडनीय है, 382। ठीक है, सेक्शन 382। ए ने अपनी छात्रा बी से विवाह करने का वचन देता है और उसके साथ सहवास करने के लिए उत्प्रेरित करता है, यानी कि उसके साथ रिलेशन इंटरकोर्स कर लेता है वो। ए ने बी को विवाह का झूठा विश्वास दिलाया और कपटपूर्वक विवाह की कुछ रस्में भी कर ली, जिससे बी को ये विश्वास हो गया कि वह उसकी लीगल वेडेड वाइफ है। ठीक है, एक विधिक तौर पे विवाहित पत्नी है। बाद में ए ने उसको अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया, तो ए ने किस प्रकार का अपराध किया है, तो ए ने अपराध जो किया है वह बलात्कार में आता है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 संशोधन किया गया है किसमें, सेक्शन 463, 466, 477 ए में। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है कि ए ने एक रिवॉल्वर उठाई बी को जान से मारने के लिए और आपराधिक आशय से यानी क्रिमिनल इंटेंशन से रिवॉल्वर भरी समझते हुए उसने ट्रिगर दबा दिया। जब उसने ट्रिगर दबाया तो उसमें गोली नहीं थी, सौभाग्य से गोली नहीं चली क्योंकि रिवॉल्वर भरी हुई नहीं थी, बी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ए पे कौन सा चार्ज लग गया, हत्या का प्रयत्न, यानी ए पे कौन से अपराध का दोषी पाया गया, हत्या के प्रयत्न का। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर का। एक पुलिस अधिकारी है, बी को संस्वीकृति यानी कन्फेशन करने के लिए उसे अपराध किया है उत्प्रेरित करता है, यातनाएं देता है यानी उसके साथ मारपीट करता है, उसको हरेस करता है, तो आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत वो अपराध का दोषी होगा, धारा 330 का। ठीक है, ए ये जानते हुए कि पति बी ने हत्या की है, यानी ए को पता है कि उसके पति ने मर्डर किया है, और बी वैध दंड प्रतिचित करने जानते छिपा लेते और उसको दंड से बचाने के लिए जो लीगली उसको दंड मिलना है लेकिन तो बचाने के लिए वो छिपा लेती है, तो ए उत्तरदायी है, नहीं, ए ने कोई क्राइम नहीं किया। क्योंकि देखिए जहाँ 52 ए में संशय का मीनिंग है, यानी कि जो इसको बताया गया है कि 52 ए में कि संशय क्या होता है, आश्रय देना, किसी भी तरीके से किसी को आश्रय देना, रखना। ठीक है, लेकिन 212 इस बात को कहता है कि अगर कोई पति या पत्नी इस तरह का संशय देते हैं, आश्रय देते हैं किसी को, तो वहाँ पर वो आपराधिक के अंतर्गत नहीं आते। जबकि देखिए आप कोई बंदा कोई क्राइम करता है और आप उसको अपने यहाँ रख लेते हैं, या वो उसके सामान, उसका जो क्राइम में यूज़ करने वाला जो वेपन था या जो भी सामान था, आपने उसे छुपाने में उसकी मदद करी अपने यहाँ, तो क्या होगा, उस टाइम वो ऑफेंस कहलाएगा। लेकिन जब पति पत्नी इस तरह से कोई चीज़ कर रहे हैं, पति को पता है या पत्नी को पता है कि भाई उसने क्राइम किया है और वो अपने उसको छुपा लेता है, तो वो सेक्शन आईपीसी की धारा 212 के तहत वो दंडनीय नहीं होता। ठीक है, ये फर्क है। अब आता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन कौन सा अपराध शरीर, संपत्ति, ख्याति और भावनाओं के विरुद्ध है, तो कौन सा, छल का अपराध। ठीक है, चीटिंग का। अब देखिए एक्स हवाई जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है, यानी कि उसे हवाई जहाज पकड़नी है और जहाँ पर भीड़ है वहाँ पे वो बिल्कुल बहुत तेज ड्राइविंग करता है, और वो ये जानता है कि जितनी तेज वो ड्राइविंग कर रहा है उससे पूरी संभावना है कि उसकी गाड़ी से किसी की मृत्यु हो सकती है, और होता भी क्या है कि वाई उसकी गाड़ी से मर जाता है। तो एक्स ने कौन सा अपराध का दोष किया, हत्या का अपराध का, यानी उसको पता था। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वैच्छिक मद्यपान से संबंधित, यानी कि खुद कोई दारू पीता है तो कौन सी है, धारा 86। ठीक है, एक बक्से में बी का है, जो बी का है इस आशय से आभूषण रख देता है कि बक्से में पाए जाने की इस परिस्थिति में बी चोरी के लिए दोषी ठहराया जाएगा, तो ए ने कौन सा अपराध किया, 192 का, यानी 192 के अंतर्गत जो है ए जो है वो दोषी है। ठीक है, उसके बाद आता है दंड विधि में अपराध की निकटता का सिद्धांत, जिस अपराध के दायित्व को विनिश्चय करने में असंगत है वह कौन सा है, अपहरण और व्यापहरण का। ठीक है,
अपहरण और बलात्कार के मामले में, यानी 2 मामले की बात की जा रही है, किडनैपिंग की और रेप की, वहां पे कोई निरक्षर है यानी पढ़ी लिखी नहीं है, तथा गवार युवती अभियोक्ता के द्वारा, यानी कि जो लेडी है, जो विक्टिम है, वो या तो पढ़ी लिखी नहीं है या फिर गवार है, जिसे चीज़ें नहीं पता है, और उससे जब एविडेंस पूछा जाता है, विरोधाभास आता है, यानी वहाँ पे डाउट आता है या फिर कुछ चीज़ें चूक हो जाती है, तो वहाँ पे उसकी याददाश्त या निरीक्षण या घटनाओं के कड़ी वर्णन का संबंध है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में कहा? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस छोटेलाल में। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि उसकी बातों को माना जाएगा क्योंकि ये थोड़ा बहुत भूला जा सकता है या थोड़ी बहुत चूक स्वाभाविक है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसे समझ नहीं है, तो थोड़ी बहुत चूक स्वाभाविक है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु का उपबंध है? तो यह है धारा 304 की बी में। कोई व्यक्ति जार कर्म का अपराध करता है, यदि वह मैथुन करता है तो किसके अंतर्गत आता है? क्या कब, मतलब अडल्ट्री में कब आएगा व्यक्ति? तो जब वो अपनी पत्नी के अलावा किसी विवाहित महिला के साथ करता है। लेकिन हाँ, देखिए, लेडी पे अडल्ट्री पहले भी नहीं लगती थी, अब भी नहीं लगती। हाँ, जेंट्स पे अडल्ट्री लगा करती थी, लेकिन अब नहीं लगती। और किस कंडीशन में नहीं लगेगी? जब जिस लेडी के साथ उसके रिलेशन है और वो लेडी यूँ कह दे कि भैया मेरी कंसर्ट से हुआ है और ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हस्बैंड जो व्यक्ति है, भले वो किसी विवाहित महिला के साथ कर रहा है, वहाँ पे अडल्ट्री में काउंट नहीं होगा क्योंकि महिला की कंसर्ट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ए और बी अगले दिन सी की हत्या करने की योजना बनाते हैं, तो कौन से अपराध से दोषी होंगे? आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो प्रॉपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आ जाएगा। ठीक है, अनवरत अपराध कौन सा होता है? अपहरण होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अंतर्गत किस अपराध का उल्लेख है? तो अपर्याप्त लड़की के उपायन का, यानी ठीक है, प्रोस्क्रिप्शंस ऑफ माइनर गर्ल, किसी माइनर लड़की के थ्रू चीज़ें कराने का, जैसे ठीक है। उसके बाद है ए ने बी की माचिस उठाकर अपनी सिगरेट जला ली। बी अपनी माचिस का चोरी का आरोप ए पे लगाया। इन परिस्थितियों में किस सूत्र की सहायता से ए अपना बचाव कर सकता है? तो वो कौन सा सूत्र है? डिमिनिशन नॉन क्यूरेटिव लैक्स, धारा 95, यानी कि जो छोटी चीज़ें होती हैं उसके लिए अब दंड नहीं दिया जाता, तो सेक्शन 95 में ये बात आ रही है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता प्रयत्न, उकसाना, सहायता या षड्यंत्र में से कौन सा दुष्प्रेरण का तरीका नहीं है? प्रयत्न, अटेम्प्ट। ठीक है, उसके बाद है भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के अंतर्गत मानहानि के अपराध के संज्ञान लिया जा सकता है पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर, यानी कि जो विक्टिम है उसकी कंप्लेंट पर संज्ञान लिया जा सकता है। ठीक है, कॉग्निजेंस ले सकती है कोर्ट। एक ऐसे कृत्य का अभियुक्त है जो चोरी अथवा चुराई गई संपत्ति प्राप्त करना या आपराधिक न्याय भंग की कोटि में आ सकता है। तो एक ही चोरी के लिए आरोपित किया जाता है, ऐसा प्रकट होता है कि उसने आपराधिक न्याय भंग का अपराध किया है, तो ये क्या है? उस अपराध में न्याय भंग के लिए दोषित किया जा सकता है, यद्यपि ऐसे अपराध के आरोपित नहीं किया गया था, धारा 221 में। भारतीय दंड संहिता में मुक्ति दंड के व्यापरण के दंड का प्रावधान है मृत्युदंड या आजीवन कारावास। ठीक है, जब आप जब किडनैपिंग कर ली है और क्या कर रहे हो, पैसे देकर उसे छोड़ रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, वो जो दंड है, पनिशमेंट है जो इस केस में, वो क्या है? मृत्युदंड और आजीवन कारावास भी हो सकता है और मृत्युदंड भी मिल सकता है। तो धारा 364 ए में ये चीज़ है। ठीक है जी, किस अपराध में दुराशय का आवश्यक तत्व नहीं होता? देखिए, हर चीज़ के लिए मेन श्रेय होना बहुत ज़रूरी, कहते हैं ना, क्राइम होता है जब बनता है जब मेन श्रेय और एक्टर श्रेय दोनों होना ज़रूरी है, लेकिन क्रिमिनल क्राइम के लिए मेन श्रेय माना जाता है कि भाई बंदे की दुराशय जो हो वो गलत होनी चाहिए, दुर्भावना होनी चाहिए उसके अंतर्गत, अगर जब कोई अपराध वो कर रहा है तो। लेकिन ऐसे कई अपराध हैं जिसके लिए दुराशय मेन श्रेय होना ज़रूरी नहीं है, तो कौन कौन से हैं? द्विविवाह यानी बिगेमी, लोक उत्पात, पब्लिक न्यूसेंस, अपलेख यानी लेबल, और न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, इसके लिए मेन श्रेय होना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, एक है ए अपनी आपकी घड़ी मरम्मत के लिए घड़ी साज को सौंपी। ठीक है, घड़ी साज मरम्मत ने पैसे ना देने के इरादे से ए ने अपनी घड़ी, जब घड़ी ठीक साज नहीं देख रहा था, उठा ली। इस मामले में ए चोरी का दोषी है। यानी देखिए, अब ए ने अपनी घड़ी सही करने के लिए दी और
घड़ी ठीक करने वाले को पैसे ना देने पड़े, इसलिए उसने चुपचाप उस घड़ी को वहां से उठा लिया। तो इस मामले में एक क्या कहलाएगा, ए चोरी का दोषी कहलाएगा। देखिए चीज उसी की है, लेकिन उसको ठीक किया तो कहीं ना कहीं उस चीज से बेनिफिट किसका जुड़ गया, घड़ी ठीक करने वाले का। जब उसको चुरा रहा है तो उसमें उसका बेनिफिट भी आ गया ना, तो इसलिए ये चोरी कहलाए। ठीक है, 5 या उससे अधिक सदस्य के द्वारा अगर जमाव द्वारा इनलीगल कोई काम किया जाता है और इंटेंशन सबकी सेम है तो क्या कहलाएगा, बलवा कहलाएगा। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में प्रयुक्त वाक्यांश सभी के सामान्य आश्रय के साधा किसमें कब जोड़ा गया, 1870 में अमेंड करके ये जोड़ा गया। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, एक पार्क में 15 वर्षीय एक लड़की से मिला, वह लड़की उसको बताती है कि वह 16 वर्ष की है और उसके पिता उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उसे वहां से किसी अन्यत्र ले जाए तो उसे खुशी होगी, यानी उसको कहीं और लेके जाए वहां से, तब पश्चात उसे अपने घर ले जाता है और उसको वहीं रहने देता है। इस मामले ए ने विधि पूर्व सुरक्षता अव्यवस्था व्यापरण का अपराध किया है, यानी कि उसकी उम्र जो थी वो 15 वर्ष की थी। ठीक है, तो इस तरह से जो अगर कोई क्राइम करता है तो वह अब व्यापरण के अपराध में आ जाता है। दंगा कौन से सेक्शन में परिभाषित है, तो धारा 159 में सॉरी, भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 34 है, एक साक्ष्य विधि का एक नियम है। भारतीय दंड संहिता 1860 को ना समझ गुड़िया को आपराधिक दायित्व से छूट किस धारा में प्राप्त है, यानी कि डॉली इन कैप्स में किस में कहा गया है, धारा 82 में, जिसमें आप देखते हैं ना कि 7 साल तक के बच्चे काउंट होते हैं। 7 साल से अगर नीचे का कोई बच्चा क्राइम करता है तो वो अपराध नहीं कहलाता है। ठीक है, तो वो धारा 82 में आता है, उनको डॉली इन कैप्स कहा जाता है, ना समझ गुड़िया की परिभाषा दी गई है। अच्छा, उसके बाद भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत किस अपराध में अपराधियों को न्यायालय के आदेश पर फांसी देने वाला जल्लाद आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है, तो ये कौन सा है, धारा 78 में। ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस पढ़ते हैं ना तब ये सारी चीज़ें आती हैं, साधारण अपराध। ठीक है, उसके अंतर्गत ये सारे डिफेंस दिए गए हैं कि अगर मान लीजिए कोई जल्लाद है वो फांसी देता है तो वो उसने कोई मर्डर का काम थोड़ी ना करा है, क्योंकि वो तो कोर्ट के ऑर्डर पे कर रहा है वो। ठीक है, तो 78 में वो 78 में वो मुक्त होता है इन चीज़ों से। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सहमति का बचाव किसमें उपलब्ध नहीं है, मृत्यु या घोर उपतित कार्य करने की सहमति से, यानी कि या तो ग्रीवियस हर्ट कर दिया है या फिर मृत्यु कारित करने की सहमति है, तो वहाँ पर ये धारा 87 जो है बचाव नहीं देती, जबकि वो बचाव देती है लेकिन इस मामले में नहीं देगी जब सहमति दी गई है मृत्यु या घोर उपति की। तो कोई अपने आप को मारने के लिए, ग्रीवियस हर्ट करने के लिए थोड़ी ना आपको परमिशन देगा। ठीक है, तो इसलिए 87 वहाँ काउंट नहीं होता। भारतीय दंड संहिता 1860 किस धारा में व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार का कार्यान्वयन में मृत्यु कारित की जा सकती है, तो धारा 100 से लेकर 103 के अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी अगर व्यक्तिगत प्राइवेट डिफेंस में अगर किसी को मृत्यु कारित कर देता है तो वो 100 से लेकर 103 के अंतर्गत बताया गया है। भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंदर प्रच्छन्न गृह अत्याचार अपराध को परिभाषित किया गया है, यानी ल्यूटरिंग हाउस ट्रेसपास, तो धारा 443 में कहा गया है। उसके बाद है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 ने धारा 375 को प्रतिस्थापित किया, यानी दोबारा से उसको प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सदोष परिरोध के अपराध के लिए दंड का उपधान है, तो कौन सा है, धारा 342 में। ठीक है, उसके बाद धारा 1860 की धारा 1860 के धारा 498 कब प्रवृत्त हुई, यानी कब आई 498, 25 दिसंबर 1983 में बनाई आई है। ठीक है, सरला मुग्दल प्रेसिडेंट कल्याणी वर्सेस भारत संघ का प्रकरण किस से चीज से संबंधित, देखिए केस है ये, और किससे संबंधित है, द्विविवाह और अनुच्छेद 44 संविधान समान नागरिकता संहिता के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा प्रतिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता देता है, तो धारा 34, 149 और 154। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में रेस्पोंडेंस सुप्रीम सिद्धांत आपराधिक विधि में विस्तार है, तो यह है धारा 154। कार्य की शब्द की परिभाषा किस धारा में दी गई है, धारा 33 में दी गई है। एक कुत्ते को जेड की बिना सहमति से जेड के ऊपर कूदने को उकसाता है ताकि जेड को कष्ट होते, इन्हें कौन सा अपराध किया है, आपराधिक बल का, क्रिमिनल फोर्स का।
भारतीय दंड संहिता विधि विरुद्ध जमाव गठित करने के लिए सारभूत संगठक है, जिसमें उद्देश्य 5 व्यक्तियों का जमाव होना जरूरी है। एक पुलिस अधिकारी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों से 5,000 रुपये का जुर्माना प्राप्त किया गया। जुर्माने को राजकीय कोष में जमा करने के बजाय उस पुलिस वाले ने क्या करा, उसको खुद अपने पे यूज कर लिया। तो किस अपराध के लिए दोषी हुआ? आपराधिक न्याय भंग के लिए। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अनुसार कौन सा लोक सेवक नहीं है? एक अधिवक्ता जो न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय करता हो। ठीक है, देखिए इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बता दिया है कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो उसमें आते हैं। इसका मैं पीडीएफ भी आपके लिंक में पीडीएफ डाल दूंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जुड़ें और शेयर करें। और अगर कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय बाय।